सुबह सुबह का समय था। जंगल में हलचल थी। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट हो रही थी। टूनी अपने घोंसले में सफाई कर रही थी। घोंसला साफ सुथरा और व्यवस्थित दिख रहा था। चिंकी उसकी मदद कर रही थी। माँ, हम रोज ये सफाई क्यों करते हैं? घोंसला तो साफ ही रहता है। मुझे लगता है कि यह मेहनत फालतू है। हम ऐसा क्यों करते हैं माँ? बेटा, सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। ये हमें बीमारियों से बचाती है और सबसे बड़ी बात, ये हमें अनुशासित बनाती है। जो चीजें रोज की आदत बन जाएं, वो मुश्किल नहीं लगती। तो क्या सफाई करना अच्छी आदत होता है माँ? क्या इसलिए हम अपने घोंसले को रोज साफ करते हैं? बिल्कुल, सफाई रखने से हमारा घोंसला मजबूत रहेगा और हम हमेशा तैयार रहेंगे। जंगल में कब बारिश आ जाए या तूफान, कोई नहीं जानता। दूसरी ओर कालू और चीकू अपने गंदे घोंसले में बैठे हैं। घोंसले में सूखी पत्तियां और टहनियां बिखरी हुई हैं। पापा, हमारा घोंसला इतना गंदा है, क्या हमें इसे साफ नहीं करना चाहिए? अरे बेटा, गंदगी से क्या फर्क पड़ता है? सफाई करने में सिर्फ मेहनत लगती है और मेहनत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ मत करो। वाह पापा, आप तो बहुत समझदार हो। चलो हम आराम करते हैं। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में पक्षी अपने खाने की तलाश में उड़ रहे थे। टोनी और चिंकी मिलकर दाने इकट्ठा कर रही थीं। माँ, दाना इकट्ठा करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या हम इन्हें बाद में नहीं ढूंढ सकते? चिंकी, समय पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर हमने अभी मेहनत नहीं की तो जब जरूरत होगी तब भूखे रह जाएंगे। अच्छी आदतें हमें आने वाले समय के लिए तैयार करती हैं। मुझे तो अभी खेलने का मन है। क्या दाने इकट्ठा करना कल के लिए टाल सकते हैं? अगर हम हर काम कल पर टाल देंगे तो आज कभी अच्छा नहीं बनेगा। मेहनत की आदत डालो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी ओर कालू और चीकू घोंसले में बैठे मस्ती कर रहे होते हैं। पापा, क्या हमें भी दाने इकट्ठा करने जाना चाहिए? देखो, चिंकी अपनी मम्मी के साथ दाने इकट्ठे करने गई है। मैं उसके पास गया था, बोला कि चलो खेलते हैं, लेकिन उसने कहा कि मम्मी ने कहा है कि अभी दाने इकट्ठे करने हैं। अरे बेटा, जंगल में दाने कभी खत्म नहीं होते। जब भूख लगेगी तब देखेंगे। पापा, आप सच में जीनियस हो। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश हो रही है। हवाएं चल रही हैं। टोनी और चिंकी अपने घोंसले में है। घोंसला साफ सुथरा और मजबूत है। टोनी पहले ही दाने इकट्ठा कर लाई थी। दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। माँ, आपने सही कहा था। अगर हमने दाने नहीं जुटाए होते तो आज हम भूखे रहते। हाँ बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना। यही फर्क है अच्छी आदतों और लापरवाही में बेटा। जो लोग समय पर काम करते हैं वो मुसीबत में भी सुरक्षित रहते हैं। दूसरी ओर कालू और चीकू के घोंसले में पानी भर गया। घोंसला कमजोर होकर टूटने लगता है। हमारा घोंसला टूट रहा है, पानी अंदर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? मैंने सोचा नहीं था कि बारिश इतनी जल्दी आ जाएगी। अब हमें कहीं और शरण लेनी होगी। चलो देखें, जंगल में कोई तो पक्षी होगा जो हमें अपने पास बुला सके। कालू और चीकू बारिश में भीगते हुए टोनी के घोंसले पर पहुंचते हैं। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किशमिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अरे कालू भाई, आप अपने बेटे के साथ इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? टोनी, हमें माफ कर दो। हमने कभी तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी होती हैं। क्या हमें यहाँ शरण मिल सकती है? कोई बात नहीं कालू, हम सब एक ही जंगल के हैं। बुरे समय में एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। टोनी चाची, आप सही हैं। अब से मैं मेहनत और अच्छी आदतें अपनाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। गलती करना बुरा नहीं है बेटा, उसे सुधारने की कोशिश न करना बुरा है।
अब से मेहनत और अनुशासन को अपना साथी बनाओ। बारिश खत्म हो चुकी थी। जंगल में सूरज चमक रहा था और कालू और चीकू अपनी गलती से सीखने का वादा करते हैं। टोनी, तुम्हारी मेहनत और अच्छी आदतों ने हमें सिखाया कि जीवन को सही तरीके से कैसे जीना चाहिए। हम अब से तुम्हारे बताए रास्ते पर चलेंगे। याद रखना, अच्छी आदतें मुश्किल समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। अनुशासन और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। कालू और चीकू अब अपनी आदतें सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जंगल में खुशहाली लौट आई है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि अच्छी आदतें और मेहनत हमेशा हमें सुरक्षित और सफल बनाती हैं। आलस और लापरवाही से सिर्फ नुकसान ही होता है। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। सुबह का समय था। जंगल के एक बड़े पेड़ पर टूनी अपने घोंसले में खाना बना रही थी। घोंसले के पास से गुजरने वाले पक्षी स्वादिष्ट खुशबू महसूस करते हैं और मन ही मन टूनी के खाने की प्रशंसा भी करते हैं। चिंकी बाहर बैठी हुई ये सब कुछ देख रही थी। माँ, आप सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। आपके दाल चावल और बेरी सूप की तो खुशबू पूरे जंगल में फैल रही है। आपको पता है, सभी बच्चे मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सचमुच में बहुत लकी हूँ। आप इतना अच्छा खाना बनाकर मेरे लिए रेडी करती हैं। बेटा, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि इसे प्यार और मेहनत से बनाना चाहिए। जब खाना दिल से बनाया जाए तो उसका स्वाद खुद ब खुद अच्छा बन जाता है। और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाती हूँ। मैं भी सभी को बताती हूँ कि मेरी माँ सबसे अच्छी खाना बनाने वाली है। और कल तो गौरैया आंटी भी कह रही थी कि आपकी खीर का स्वाद कोई नहीं भूल सकता। दूसरी ओर पेड़ की शाखा के ऊपर कावेरी और कालू बैठे हुए थे। कावेरी सुबह का खाना परोस रही थी। कावेरी, ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूखी पत्तियां खा रहा हूँ। ना इसमें स्वाद है, ना इसमें खुशबू। इतने साल हो गए हमारी शादी को, सच में तुमने आज तक खाना बनाना नहीं सीखा। तो तुम खुद बना लो ना खाना। मुझे तो पहले ही खाना बनाना पसंद नहीं था। अब हर दिन की शिकायत मुझे और परेशान कर रही है। मैंने क्या तुमसे सिर्फ खाना बनाने के लिए शादी करी है? माँ, मेरे दोस्तों ने कहा है कि उनकी माएं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर देती हैं और यहाँ ये खाना तो किसी के भी बच्चे नहीं खाएंगे। बस बहुत हो गया। अगर पसंद नहीं आए तो भूखे रहो। मैं खाना बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। जब देखो ये खाना है, वो खाना है, ये बना दो, ये ला दो, बस यही काम रह गया मेरे पास। सुबह शाम तुम दोनों के लिए खाना बनाती रहूं। दोपहर का समय था। बुलबुल मीना कावेरी के घोंसले के पास आती हैं। वह कावेरी को समझाने की कोशिश करती हैं। कावेरी, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारे बनाए हुए खाने से परेशानी हो रही है। मैं कहती हूँ कि तुम टूनी से मदद क्यों नहीं ले लेती? वह तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम भी उससे सीख सकती हो। वो तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करेगी। उसका स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें लगता है कि मैं टूनी के पास जाऊंगी और उससे खाना बनाना सीखूंगी? मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मुझे नहीं है किसी दूसरे से सीखने की जरूरत। अरे कावेरी, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। खाना बनाना एक कला है और इसे सीखने में समय लगता है। अपने परिवार के लिए कोशिश करना भी तो प्यार की निशानी है। बस करो मीना, मैं कोई सीख नहीं लूंगी और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मीना उसे समझाने में असफल होकर वहां से चली जाती है। शाम का समय होता है। कालू अपने घोंसले में वापस लौट रहा होता है। उसके दिल में बहुत ही संकोच होता है क्योंकि आज उसे कावेरी से एक खास बात जो करनी थी। कावेरी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरी बहन कल हमारे घोंसले पर आ रही है। वह हमेशा मेरे खाने की तारीफ करती है। तुम तो जानती हो उसे अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है। अरे, तुमने मुझे
मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या बनाऊंगी? मुझे तो अच्छे खाने का अनुभव ही नहीं है। अरे तुम कुछ नया बनाने की कोशिश करो। और हाँ, शायद अगर तुम टूनी से मदद मांग लोगी तो बेहतर होगा। टूनी इस जंगल में सबसे अच्छा खाना बनाती है। हे भगवान, तुम्हारी टूनी टूनी बंद करो। मैं खुद कुछ इंतजाम कर लूंगी। कावेरी सोचती है कि टूनी के खाने को चुरा लेना ही सबसे अच्छा तरीका होगा। इससे मेहनत भी बच जाएगी और कालू की बहन के सामने इज्जत भी रह जाएगी। रात का समय होता है। टूनी का घोंसला शांत है और वह अगली सुबह के लिए खाना बनाकर सो चुकी है। कावेरी चुपके से वहां पहुंचती है। वाह, टूनी ने फिर से खीर और सूप बनाया है। अगर ये खाना मैं ले जाऊंगी तो कालू की बहन को लगेगा कि ये मैंने ही बनाया है। कावेरी टूनी के बनाए खाने का एक बड़ा हिस्सा चुरा लेती है और अपने घोंसले पर रख देती है। अगली सुबह टूनी और चिंकी जब खाने के लिए तैयार होती हैं, तो देखते हैं कि खाना तो गायब है। माँ, हमारा खाना कहाँ गया? मैंने तो इसे यहीं रखा हुआ देखा था। यह किसी की हरकत है। मुझे लगता है कि हमें यह पता लगाना होगा कि यह चोरी किसने की है। टूनी अपने घोंसले के पास चुराए गए खाने के टुकड़े ढूंढती है और वह उसे कावेरी के घोंसले तक ले जाते हैं। टूनी कावेरी के घोंसले पर पहुंचती है। कावेरी, कालू और उसकी बहन वही खाना परोस रहे होते हैं। कावेरी, यह खाना तुमने चुराया है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरा बनाया हुआ खाना है। लेकिन इस खाने का स्वाद तो टूनी के खाने जैसा लग रहा है। कावेरी, सच कबूल लो। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची इज्जत मिलती है। चोरी से कभी कोई खुश नहीं होता। आखिरकार कावेरी अपनी गलती मान लेती है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं बस अपने परिवार को खुश करना चाहती थी, लेकिन मैंने शायद गलत तरीका अपनाया। क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो? मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता और इसी कारण मैंने ये भूल करी है। यही तो पहले कहना चाहिए था ना। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। तुम जब चाहो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी और तब तक के लिए तुम ये खीर और सूप एंजॉय करो। कावेरी टूनी से खाना बनाना सीखती है। वह मेहनत करना और अच्छे से खाने की कला को समझती है। अब उसका परिवार खुश रहता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत और ईमानदारी से सीखी हुई कला ही सच्ची सफलता दिलाती है। चोरी और धोखा कभी सही रास्ता नहीं होते। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू ऑल द टाइम। आकाश काले बादलों से भर चुका था। जंगल के पेड़ पौधे बारिश में झूम रहे थे। कालू, कावेरी और चिंकी तेज उड़ान भर रहे थे। कावेरी चिंकी को अपने करीब उड़ा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं तेज हवा के झोंके चिंकी को अपने साथ ले ना उड़े। कालू, बारिश तेज हो रही है। हमें जल्दी से ही किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना पड़ेगा। हाँ कावेरी, लेकिन चिंता मत करो, हम बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। अचानक बिजली चमकती है। चिंकी डरकर कांप जाती है और माँ के पंखों से फिसलकर नीचे गिर जाती है। चिंकी, कालू, हमारा बच्चा नीचे गिर गया। देखो, चिंकी को तेज हवा उड़ा के ले गई। कावेरी तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढने नीचे जा रहा हूँ। कालू और कावेरी उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन घना अंधेरा और बारिश उन्हें कुछ भी नहीं देखने देता। उधर चिंकी घने पेड़ों के बीच में एक अजनबी चिड़िया चीकू के घोंसले में गिर जाती है। चीकू और उसकी साथी चिड़िया चंपा उसे गुस्से से देखती हैं। कौन है ये और हमारे घोंसले में गिरने की हिम्मत कैसे हुई? देखो तो जरा, ये कौन बच्चा है? अरे ये तो एक प्यारा बच्चा है, क्यों ना हम इसे यहीं रख लें। ये हमारे घर के काम कर दिया करेगा, बदले में हम इसे कुछ दाने दे दिया करेंगे।
कह तो तुम सही रहे हो, वैसे भी मैं पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ। सही कहा तुमने, इसे हमारे लिए दाने लाने के काम पे लगा दो, वरना इसे जंगल में वापस फेंक आएंगे। डर के मारे चिंकी सहम जाती है। प्लीज प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाने दो। मैं तो अपने घर जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि मैं गलती से यहाँ आके गिर गई। प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाने दो। तुम्हारे माँ पापा अब तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, और अब यही घोंसला तुम्हारा नया घर है। चुपचाप हमारा बताया हुआ काम करो, वरना जंगल में फेंक आऊंगी। चिंकी को घोंसले के पास छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन वह भागने की योजना बनाती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे माँ पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। चिंकी रात में घोंसले से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चीकू उसे देख लेता है। कहाँ जा रही हो? अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से गिरा दूंगा। चिंकी डरती नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से चंपा की चोंच में सूखी पत्तियां डालती है, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधी हो जाती है और वह वहां से उड़कर भाग जाती है। चिंकी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ पर गिर जाती है। वहां मीनू और मोहन नाम की चिड़िया उसे देख लेते हैं। अरे, ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये किसी मुसीबत में है। चलो उसकी मदद करते हैं। चलो इसे घोंसले में ले चलते हैं। आराम करने के बाद पता करते हैं कि यह कौन है। घोंसले में चिंकी अपनी कहानी सुनाती है। मैं अपने माँ पापा से बिछड़ गई हूँ। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। मुझे मेरे माँ पापा के पास जाना है। चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे माँ पापा से मिलवाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और यहाँ पर अपना ही घर समझ कर रहो। मीनू और मोहन जंगल में उड़ान भरते हैं और कालू और कावेरी को ढूंढते हैं। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे कावेरी को परेशान बैठा हुआ देखते हैं। क्या आप अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? चिंकी, मेरा बच्चा। माँ, पापा। कालू और कावेरी चिंकी को गले लगा लेते हैं। यह छोटा सा बच्चा बहुत बहादुर है। उसने खुद को मुश्किल हालात से निकाला है और देखिए आज आपके पास वापस आ गया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो शायद हम कभी अपने बच्चे से न मिल पाते। अरे अरे, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं, यही तो जंगल का नियम है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और बदले में उनसे भी मदद पाते हैं। इसी तरह मिल बांट के जीवन यापन करते हैं। परिवार खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ान भरता है। बारिश अब रुक चुकी होती है और सूरज चमक रहा होता है। चिंकी, हमें तुम पर गर्व है। तुमने बहादुरी और समझदारी से सब कुछ सहा। माँ, अब मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि आपसे कभी दूर ना जाऊं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समझदारी और मदद से हर समस्या का हल निकल ही जाता है। परिवार का प्यार और साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जंगल में कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। सभी पक्षी ठिठुर रहे थे। ठंड से बचने के लिए कुछ पक्षियों ने सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ जमा की थीं, लेकिन टोनी चिड़िया ने शहर से लाया एक छोटा सा पोर्टेबल हीटर अपने घोंसले में रख रखा था। हीटर की गर्माहट से टोनी और उसके बच्चे चैन से रात बिताते थे। एक सुबह टोनी घोंसले से उठी और उसने देखा कि हीटर गायब हो गया है। अरे, मेरा हीटर कहाँ गया? मैंने तो इसे यहीं रखा था। उसने जंगल के अन्य पक्षियों से पूछताछ करनी शुरू करी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। तभी उसका ध्यान कौवे के परिवार पर गया, जो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते थे। उसने मन में सोचा कि चलो एक बार कौवे से भी पूछ आती हूँ।
टोनी ने कौवा कालू और उसकी पत्नी कावेरी से मिलने का फैसला किया। वह उनके घोंसले के पास पहुंची। कालू भाई, क्या आपने मेरा हीटर देखा है? कल रात तो वहीं था, लेकिन अब सुबह गायब हो गया। टोनी, हीटर वो क्या होता है? हमें तो ठंड में जीने की आदत है, हम भला क्यों हीटर चुराएंगे? हमें तो बता भी नहीं कि हीटर कैसा दिखता है। आप बेवजह हम पर शक कर रही हैं। टोनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। टोनी ने गुप्त तरीके से कालू और कावेरी की गतिविधियों पर नज़र रखने का फैसला किया। रात का समय था। कालू और कावेरी अपने घोंसले में बैठे हुए बात कर रहे थे। कावेरी, ये हीटर तो कमाल की चीज है। इसे चालू करते ही घोंसला कितना गर्म हो जाता है। हाँ, लेकिन टोनी को हम पर शक हो गया है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो जंगल भर हमारी बदनामी हो जाएगी। टोनी पेड़ की शाखा पर चुपचाप सब सुन रही थी। उसने सोचा, अब तो यकीन हो गया है कि ये हीटर की चोरी इन्होंने ही की है, लेकिन इनको सबके सामने कैसे साबित करूं? अगले दिन टोनी ने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया। दोस्तों, मेरा हीटर चोरी हो गया है और मैं जानती हूँ कि इसे किसी ने चुराया है। आप हम पर शक क्यों कर रही हैं? हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्यों ना हम सबके घोंसले की तलाशी लें? इससे सारा सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर कावेरी और कालू हक्के बक्के रह गए। अगर तलाशी हुई तो पकड़े जाएंगे, कुछ करना होगा। टोनी ने एक तरकीब सोची। उसने झूठ मूठ का ऐलान करना शुरू कर दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं करनी, चलिए रहने देते हैं तलाशी लेना। मुझे पता चला है कि जिसने हीटर लिया है उसके घोंसले में बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि हीटर बेचने वाले ने मुझे बताया है कि वो हीटर खराब हो गया है। यह सुनते ही कालू घबरा कर चिल्लाया, अरे, हमारा घोंसला जल जाएगा। अरे, मेरा मतलब उस चोर का घोंसला जल जाएगा। सभी पक्षी कालू की ओर देखने लगे। ओह, तो चोर यही है। हीटर तुमने चुराया है। ठीक है, हमने हीटर लिया था, लेकिन ठंडी इतनी थी, हमें अपने बच्चों के लिए लेना पड़ा। अब हमें माफ कर दो। टोनी ने कहा, कालू भाई, अगर आप मुझसे हीटर मांगते तो मैं आपको खुशी खुशी दे देती। चोरी करके आपने गलत किया। हमें माफ कर दो टोनी, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। टोनी ने फैसला किया कि वह हीटर सभी पक्षियों के साथ साझा करेगी। ठंड सभी को लगती है, क्यों ना हम मिलकर एक घोंसला बनाएं जहां हीटर रखा जाए और सभी पक्षी उसी का इस्तेमाल कर सकें। इससे सभी को आसानी रहेगी और ठंड भी नहीं लगेगी। सभी पक्षियों ने खुशी खुशी सहमति दी और मिल बांटकर एक बड़े घोंसले का निर्माण किया। जंगल में अब एक साझा घोंसला बना जहां सभी पक्षी ठंड से बचने के लिए आते थे। कालू और कावेरी ने अपनी गलती से सबक लिया और टोनी की तारीफ करते हुए कहा, टोनी, तुम्हारी समझदारी और भलाई ने हमें सही राह दिखाई। अब हम भी सभी की मदद किया करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? साझा संसाधन और ईमानदारी से सभी को सुखद और सुरक्षित जीवन दिया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक कौवा कालू और उसकी पत्नी कावेरी रहते थे। उनका एक बेटा था, चीकू। कालू और कावेरी हमेशा अपनी अमीर जिंदगी का दिखावा करते थे। बाकी पक्षियों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षी तालाब के पास पानी पी रहे थे। कालू और कावेरी वहां आते हैं और सोने जैसी चमकती चोंच और नए पंख फहराते हुए बोलते हैं, अरे देखो, जंगल के आम पक्षी, आज हमारी चोंच कितनी चमक रही है। यह है असली रॉयल जिंदगी। कालू भाई, तुम्हारी चोंच में ये चमक कहाँ से आई?
हमने शहर से सोने की पॉलिश मंगवाई है। जंगल की मामूली जिंदगी अब हमारे लिए नहीं है। लेकिन तुम इतने पैसे लाते कहाँ से हो? हमने तो तुम्हें कोई काम करते नहीं देखा। जब देखो अपने घोंसले में आराम से पड़े रहते हो। हम अमीर हैं और अमीरों को सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। सभी पक्षी उनकी बात सुनकर असहज हो जाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। कालू और कावेरी ने अपनी अमीरी दिखाने के लिए जंगल के सभी पक्षियों को घर में रखी हुई एक पार्टी में बुलाया। दोस्तों, आज शाम हमारे घोंसले में दावत है। आप सब आइए, लेकिन ध्यान रहे हमारे मेहमान भी खास होने चाहिए। कोई भी साधारण आम पक्षी ना आए। कालू भाई, हमें भी आरएसवीपी भेजना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, आरएसवीपी तो अमीरों का तरीका है। तुम्हारे जैसे पक्षियों को तो बस चुपचाप आ जाना चाहिए। रात को पार्टी शुरू होती है। कालू और कावेरी ने ढेर सारे दाने, फल, रंग बिरंगे कीड़े सजाए थे। जंगल के पक्षी उनके घोंसले की सजावट देखकर चकित हो जाते हैं। वाह कालू भाई, ये सारी चीजें तुम लाते कहाँ से हो? हमें भी बताओ कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए? हम अमीर हैं और वो भी खानदानी अमीर। हमारे पास सब कुछ है। लेकिन उनकी अमीरी की खबर जंगल के शातिर चोर पक्षियों तक पहुंच चुकी थी। सारे के सारे चोर उनके घोंसले पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कालू और कावेरी मेहमानों के साथ सोने जा रहे थे। सारे के सारे चोर चुपचाप घोंसले पर आते हैं। यह घोंसला तो खजाना लग रहा है। इतने सारे दाने, फल और न जाने क्या क्या सामान रखा हुआ है। साथ में यह चमचमाते हुए पंख और चोंच की पॉलिश भी ले चलते हैं। बेचने पर अच्छी कीमत मिलेगी। सुबह होने तक चोर सब कुछ चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। सुबह कालू और कावेरी उठते हैं और देखते हैं कि उनका सारा सामान गायब हो गया है। घोंसला पूरी तरीके से खाली है। अरे भगवान, हमारा सारा सामान कहाँ गया? यहाँ से तो सब कुछ गायब हो गया। मेरे सोने के पंख और पॉलिश भी गायब है। अब हम कैसे दिखाएंगे कि हम अमीर हैं? माँ, पापा, अब हमें कोई भी अमीर नहीं मानेगा। पास खड़े तोता, मिठू और बाकी सारे पशु पक्षियों ने कहा। अरे कालू भाई, अब यह भी बताइए कि अमीरी के लिए आरएसवीपी भेजने की जरूरत होगी या नहीं? घमंड का फल ऐसा ही होता है, दिखावे के चक्कर में सब कुछ चला गया। कालू और कावेरी अपनी गलती समझते हैं और वो सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं। दोस्तों, हम शर्मिंदा हैं। हमने अपनी अमीरी का घमंड दिखाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया और हम आप लोगों को भी बहुत नीचा दिखाते थे। हमें माफ कर दो। अब हमें समझ आ गया है कि असली अमीरी दिल की होती है, ना कि चमक धमक की। कोई बात नहीं कालू भाई, लेकिन अगली बार दिखावे से बचना और सच्चे दिल से जीना। सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं और बाद में उनकी मदद करते हैं। कालू और कावेरी अपनी अमीरी का घमंड छोड़ देते हैं। वे अब एक साधारण और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। जंगल के पक्षी उनकी सच्चाई और बदलाव देखकर बहुत खुश होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि घमंड और दिखावा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्ची अमीरी रिश्तों और विनम्रता में होती है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सुंदरवन नाम का एक बहुत प्यारा सा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कई चिड़ियाएं रहती थीं। उनमें से टोनी चिड़िया सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी पूरे जंगल में मशहूर थी। कोई भी समस्या हो, टोनी अपनी चतुराई से उसका हल निकाल ही देती थी। एक दिन जंगल में चीलों का एक झुंड आ गया। वो भूखे थे और पक्षियों को पकड़ने के लिए शिकार ढूंढ रहे थे। चीलों ने पेड़ को देखा और वहां घोंसले में बसी पक्षियों पर हमला करने की योजना बनाई। चीलों के नेता भूरा ने अपने साथियों से कहा, इस पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रहते हैं
अगर हम योजना से काम करें तो हमारा पेट भर जाएगा। सभी चीलों ने पेड़ के पास उड़ान भरी। पक्षी डर गए और इधर उधर भागने लगे। पेड़ पर रहने वाले कौवा कालू, तोता मीठू और मैना गुड़िया ने मिलकर टोनी से मदद मांगी। टोनी, यह चील हमारे ऊपर हमला करने वाला है, हमें कुछ करना होगा। हमें तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर यहाँ रुके तो चील हमें खा जाएगी। नहीं नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा। चील तेज उड़ते हैं, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। लेकिन हम इतने छोटे हैं, चीलों का सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करो, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम चीलों को जरूर हरा देंगे। टोनी ने सभी पक्षियों को अपनी योजना बताई। पहली बात, हमें चील को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह पेड़ उसके लिए खतरनाक है। और दूसरी बात, हमें एकता दिखानी होगी। पेड़ को खतरनाक कैसे दिखाएंगे? मैंने सुना है कि चील आग और धुएं से डरते हैं, तो हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। टोनी ने पक्षियों को कुछ जिम्मेदारियां दी। कौवा कालू, तुम सूखी टहनियां इकट्ठा करो और पेड़ के नीचे लाकर रख दो। मिट्टू और गुड़िया, तुम दोनों पास की झील से पानी ले आओ। अगर आग ज्यादा भड़क जाए तो उसे बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। और बाकी पक्षियों, तुम सब चील का ध्यान भटकाने के लिए आसमान में शोर मचाओगे। शाम होते ही चील पेड़ के पास आ गए। जैसे ही उन्होंने हमला करने की कोशिश की, टोनी ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। सब तैयार हो जाओ, चील को सबक सिखाने का समय आ गया है। कौवा कालू ने सूखी टहनियों को पेड़ के नीचे रखकर चिंगारी से हल्का धुआं बनाया। यहाँ इतना धुआं क्यों है? मुझे लगता है कि यह पेड़ खतरनाक है। उधर बाकी पक्षी शोर मचाकर चील का ध्यान भटका रहे थे। चील भ्रमित हो गया। जैसे ही धुआं बढ़ा, टोनी ने बाकी पक्षियों से कहा, अब जोर से बोलो, जैसे कोई बड़ा शिकारी आ गया हो। सभी पक्षियों ने मिलकर आवाजें निकालना शुरू कर दी। आओ आओ, शिकारी आया है, चलो यहाँ से भाग चलो। यह पेड़ तो मुझे शापित लगता है। चलो चलो, कहीं ये शिकारी हम सबको मार न डाले। चील डर गए और वहां से भागने लगे। चलो यहाँ से निकलते हैं, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं। चीलों के जाने के बाद सारे पक्षी खुश हो गए। टोनी, तुम तो सच में कमाल की हो। अगर तुम ना होती तो आज हमारा क्या होता? तुम्हारी योजना ने हमारी जान बचा ली। हमें तुम्हारे जैसे समझदार नेता की ही जरूरत है। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, यह सब हमारी एकता और समझदारी की वजह से हुआ। याद रखना, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। सभी पक्षियों ने खुशी खुशी टोनी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे की मदद का वादा कर कर और भी करीब आ गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदारी और एकता से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बुद्धिमानी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद। एक घने जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम गुड़िया था, अपने 3 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। गुड़िया का घोंसला एक बड़े पेड़ पर था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और हर दिन बादल गड़गड़ाते रहते थे। गुड़िया को इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि कहीं तेज बारिश में उसका घोंसला खराब न हो जाए और उसके तीनों बच्चे सुरक्षित रह सकें। बच्चों सुनो, बारिश आने वाली है। हमें अपने इस घोंसले को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो अगर बारिश में हमारा घोंसला टूट गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। माँ, बारिश क्या होती है? बारिश वो होती है जब आसमान से पानी गिरता है। ये हमारी प्यासी धरती को खुश कर देती है और तेज बारिश घोंसले को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हमें हमारे घोंसले को मजबूत कर लेना चाहिए। माँ, हमें तो पानी में नहाना अच्छा लगता है। पानी से डर कैसा? हम तो अपने पंख फैला फैला कर पानी में नाचेंगे। लेकिन अगर घोंसला टूट गया तो हम कहाँ रहेंगे? ज्यादा पानी में भीगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं। माँ ठीक कह रही है, हमें हमारे घोंसले को मजबूत कर लेना चाहिए। गुड़िया ने बच्चों से लोग कहा, मेरी मदद करो। हमें सूखी टहनियाँ और पत्ते लाने हैं
ताकि हम अपने घोंसले को मजबूत कर सके। बच्चा उड़कर एक सूखी टहनी ले आया, लेकिन उससे ये टहनी एक बड़े पत्थर पर गिर गई। माँ, ये काम तो बड़ा मुश्किल है। क्या बारिश जरूरी है? क्या हम बारिश को रोक नहीं सकते? अरे बेटा, कोशिश करो। हर काम पहले मुश्किल ही लगता है, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। दूसरे बच्चे ने ढेर सारी घास इकट्ठा की, लेकिन खुद उसी में उलझ गया। माँ, मैं फंस गया। ये घास मेरे लिए चिपकू बन गई। मैं तो इस घास से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें संभल कर काम करना सीखना होगा। चलो, मैं तुम्हें निकालती हूँ, निराश मत हो। देखते ही देखते समय बीतता गया और बारिश का दिन नजदीक आ गया। लेकिन गुड़िया का घोंसला अब मजबूत था। लेकिन एक शाम आसमान में गहरे बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। सब मेरे पास आ जाओ। बारिश कितनी भी तेज हो, लेकिन अब हमारा घोंसला सुरक्षित है। हमने मेहनत जो की है इसे मजबूत बनाने में। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकने लगी। बच्चों ने पंख के नीचे से झांक कर देखा। माँ, ये बिजली क्यों चमक रही है? ये बादलों का खेल है बेटा। देखो, ये सब कुछ साफ कर देती है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकती है। रात भर बारिश होती रही। सुबह सूरज निकला और जंगल ताज़ा लगने लगा। गुड़िया ने बच्चों को पंख से बाहर निकाला। देखा, हमारी मेहनत काम आई। हमारा घोंसला बचा रहा। माँ, तुमने हमें बचा लिया। अब मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। मैं भी अब जिम्मेदारी से काम करूंगा। हाँ माँ, हमने सिखा दिया कि अगर सब मिलकर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा। बच्चों, याद रखो, मेहनत और एकता से हर तूफान का सामना किया जा सकता है और बारिश का आनंद भी लिया जा सकता है। बस पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। बच्चे हंसते खेलते अपने घोंसले में चले गए और जंगल में फिर से खुशियों की बारिश होने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मुश्किलें हमेशा बड़ी नहीं होती, अगर हम उन्हें मिलकर और समझदारी से सुलझाएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने ये देखा कि आप हमारी वीडियोस देख लेते हैं मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जंगल में टोनी चिड़िया अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी। उसके सुनहरे पंख, चमकती हुई चोंच और सुरीली आवाज़ ने हर किसी को उसका दीवाना बना दिया था। हर सुबह वह अपने पंखों को संवारती और खुद को जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया समझती। मुझसे ज्यादा सुंदर चिड़िया इस जंगल में कोई नहीं। मेरी सुंदरता के आगे सब फीके हैं। लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह दूसरों से बात करना या उनकी मदद करना ज़रूरी नहीं समझती थी। एक दिन जंगल के जानवर तालाब के पास इकट्ठा हो गए थे। मोर राजू अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाच रहा था। राजू, तुम्हारे पंख भले ही रंग बिरंगे हों, लेकिन उनमें मेरी जैसी चमक कहाँ? टोनी, हर किसी की अपनी सुंदरता होती है, लेकिन सिर्फ बाहरी सुंदरता पर घमंड करना सही नहीं। लोग मुझे बहुत सुंदर कहते हैं, मेरे पंखों को ले जाते हैं और अपने घरों में सजाते हैं, लेकिन सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होती है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। मैं तो इस जंगल की रानी हूँ। राजू चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन अन्य जानवर टोनी की बातों से निराश हो गए। एक दिन की बात है। टोनी जंगल में उड़ते उड़ते एक गंदी नदी के पास पहुंच गई। उसकी परछाई पानी में दिख रही थी
और वह उसे देखकर खुश हो रही थी। वाह, मेरी सुंदरता तो और भी निखर गई है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ की टहनी पर बैठी, एक तेज हवा का झोंका आया और टूनी नदी में गिर गई। उसका पूरा शरीर गंदे पानी से भर गया। उसके सुनहरे पंख अब गंदे और बदरंग हो गए थे। ओहो, मेरी सुंदरता, मेरे पंख, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टोनी ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। पास ही बैठा कौवा कालू, मोर राजू और बुलबुल मीना ने उसकी आवाज सुनी। टोनी मुसीबत में है, चलो उसकी मदद करते हैं। सभी ने मिलकर टोनी को गंदे पानी से बाहर निकाला। लेकिन जब टोनी ने खुद को देखा तो वह हैरान रह गई। अब मैं कैसी दिख रही हूँ? अब मुझे कौन सुंदर कहेगा? अब तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। टोनी, क्या सिर्फ बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है? हमने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तुम सुंदर हो। हमने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। उसी रात टोनी ने खुद को आईने में देखा। वह अब भी गंदी लग रही थी, लेकिन राजू की बात उसे याद आई। उसने महसूस किया कि सुंदरता का घमंड उसे दूसरों से दूर कर रहा था। अगले दिन टोनी ने सबके सामने सबसे माफ़ी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सुंदरता के घमंड में भूल गई थी कि सच्ची सुंदरता पक्षी के दिल में होती है। मैं अब कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाऊंगी। सभी जानवर और पक्षी उसकी माफ़ी को स्वीकार करते हैं और मुस्कुरा देते हैं। उस दिन के बाद टोनी चिड़िया ने अपनी मददगार प्रवृत्ति से सबका दिल जीत लिया। अब वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने अच्छे दिल के लिए भी जानी जाती थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि हमारे दिल और हमारे व्यवहार में होती है। अच्छे विचार और काम ही हमें सच में सुंदर बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी की दी गई सीख कैसी लगी। धन्यवाद। टोनी चिड़िया एक समझदार और प्यार करने वाली माँ थी। उसके 3 बच्चे थे, पिंकी, मोनी और चिंकू। टोनी चाहती थी कि उसके बच्चे मेहनती, जिम्मेदार और अच्छे परिंदे बने, लेकिन बच्चे अपनी शरारतों में मस्त रहते थे। टोनी को हमेशा सोचना पड़ता था कि उन्हें सही राह किस तरह से सिखाई जाए। पिंकी, आज हमारे लिए दाने इकट्ठे करो। माँ, अभी तो मेरा सोने का समय है, दाने बाद में इकट्ठे कर लेंगे। टोनी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन तेज बारिश हुई। घोंसले में दाने खत्म हो गए। पिंकी भूखी बैठी थी। माँ, मुझे भूख लग रही है, दाने क्यों नहीं लाई? बेटा, मैंने कहा था कि समय पर काम करो। आलसी लोग मुसीबत में फंसते हैं। याद रखना, आज का काम कल पर मत छोड़ो। पिंकी ने सिर झुका लिया और वादा किया कि अब से वह आलस नहीं करेगी। एक दिन मोनी को पहली बार अकेला उड़ने के लिए भेजा गया। माँ, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। डरना मत, जब तक कोशिश नहीं करोगी तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कितना कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोनी ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में गिर गई। माँ, मैंने कहा था ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। पहली बार गिरना गलत नहीं है। सबसे बड़ा डर हार मानना होता है। चलो फिर से कोशिश करो। मोनी ने दोबारा कोशिश की और आखिरकार उड़ने लगी। माँ, मैं उड़ रही हूँ। देखा, हिम्मत करके सारे मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। एक दिन चिंकू जंगल में खेल रहा था। उसे एक सुनहरा बीज मिला और वह घर आकर बोला, माँ देखो, मुझे सबसे सुंदर बीज मिला है। चिंकू,
ये बीज तो कोए कालू का है। उसने इसे तो शायद पेड़ के नीचे छुपाया था ना? तो क्या हुआ, मुझे मिला है, अब ये मेरा है। बेटा, दूसरों की चीज लेना गलत है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे दाने ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? चिंकू ने सोचा और तुरंत बीज कालू को लौटाने चला गया। उसे देखकर कालू बहुत खुश हुआ। चिंकू, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें यह बीज तोहफे में देता हूँ। चिंकू ने सीखा कि ईमानदारी से हमेशा सम्मान मिलता है। कुछ दिनों बाद टोनी ने बच्चों से पूछा, अच्छा, बताओ आज हमने क्या सीखा? कि आलसी मत बनो वरना मुसीबत में फंसोगे। हिम्मत से हर काम पूरा हो जाता है। ईमानदारी से लोग तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं। टोनी ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को गले से लगा लिया। याद रखना बच्चों, ये सीख तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर चलने में मदद करेंगी। बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे और टोनी ने चैन की सांस ली। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? कि जीवन में हर समय नित नई कहानियां, नित नई सीख, नित नई अच्छी बातें सीखना अच्छा होता है, क्योंकि अच्छी आदतें ही हमें बेहतर इंसान या फिर हमारे तरह बेहतर परिंदा बनाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके भी अपने विचार आप बता सकते हैं। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत प्रोत्साहनपूर्ण होता है। मधुबन जंगल में श्याम चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद वो अकेला ही अपनी तीनों बेटियों की देखरेख करता था। श्याम की सबसे छोटी बेटी पिंकी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वो घर के साथ साथ अपने पिता का भी पूरा ध्यान रखा करती थी। इसलिए श्याम चिड़ा अपनी दोनों बड़ी बेटियों के मुकाबले अपनी छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार करता था। अरे कहाँ है मेरी तीनों राजकुमारियाँ? देखो जरा, देखो तो सही, मैं बड़े जंगल के मेले से तुम तीनों के लिए कितने अच्छे उपहार लाया हूँ। श्याम चिड़े की आवाज़ सुनकर उसकी दोनों बड़ी बेटी चिंकी और रिंकी बाहर आ जाती हैं। अरे वाह पिताजी, आप आ गए। दिखाइए तो जरा, आप मेले से मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए मेले से ये सुंदर झुमकियाँ लेकर आया हूँ। देखो, तुम्हें झुमकियाँ बहुत पसंद है ना? अरे वाह, ये झुमकियाँ तो बहुत सुंदर है। मुझे ये झुमकियाँ बहुत पसंद आई। धन्यवाद पिताजी। लाइए, मैं तो इन्हें अभी पहनूंगी। अरे, आप मेरे लिए मेले से क्या लेकर आए हैं पिताजी? जल्दी दिखाइए ना, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा। दिखाइए ना पिताजी। हाँ हाँ चिंकी बेटा, देखो, मैं मेले से तुम्हारे लिए ये पायल लेकर आया। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना पसंद है ना? हाँ पिताजी, ये तो बहुत सुंदर पायल है, लेकिन मुझे ना वो हार पसंद है। ये आप हार मुझे दे दीजिए। ये हार तो मैं पिंकी बिटिया के लिए लेकर आया हूँ। ये उसके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। ये बात सुन के चिंकी और रिंकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पर पिंकी आ जाती है। अरे अरे पिताजी, आपने आने में इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे आप? ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मेले से कितना सुंदर हार लाया हूँ। इसे तुम पहनो, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर हार है। आपको पता था ना पिताजी कि मुझे मोती बहुत पसंद है। देखिएगा, ये हार तो मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर पहन के जाऊंगी। आप मुझे लेकर चलेंगे ना पिताजी? आप मुझे मेरी सहेली के जन्मदिन पे लेके चलिएगा। नहीं बेटा, इस बार मैं तुम्हें लेके नहीं जा पाऊंगा। मुझे किसी काम से जंगल से बाहर जाना है। तुम एक काम करना, अपनी दोनों बहनों को लेके चली जाना। इसके बाद श्याम और पिंकी वहाँ से चले जाते हैं।
देखा रिंकी दीदी, कैसे पिताजी ने पिंकी को वो सबसे सुंदर हार दे दिया। अब वो पिंकी वो सुंदर हार पहनकर हमें और चिढ़ाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिंकी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इस पिंकी ने पिताजी पे कि पिताजी हम दोनों से ज्यादा इसे प्यार करते हैं। अगले दिन सुबह पिंकी नहा धोकर तैयार हो जाती है और वो वही वाला हार पहनती है जो उसके पिताजी लेकर आए थे। उसे पहन के वो बहुत सुंदर लग रही होती है। वो अपनी बहनों से कहती है कि उसकी सहेली के जन्मदिन पर चलें। फिर तीनों बहनें पिंकी की सहेली के जन्मदिन के लिए चल पड़ी। कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे लगता है कि हमें आगे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। इससे हम जन्मदिन की पार्टी में जल्दी पहुंच जाएंगे। पिंकी बोली, लेकिन रिंकी दीदी, जंगल का रास्ता तो बहुत खतरनाक है। सारे पशु पक्षी हमें वहां जाने से मना करते हैं। वहां के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। क्या वहां से जाना ठीक होगा? सब बेकार की बातें हैं। जंगल कोई डरावना नहीं है। तुम्हें अपनी सहेली के जन्मदिन में जल्दी जाना है या नहीं? चुपचाप जैसे मैं कहती हूँ वैसे चलो। जंगल के रास्ते से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। कुछ दूर आगे चलते ही रिंकी बोली, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं तो और आगे नहीं चल पाऊंगी। मैं अभी थोड़ी देर में पानी पीकर वापस आती हूँ। तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो। पिंकी को उस जंगल में बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहनों के डर से चुप रही और कुछ न बोली। पिंकी, पता नहीं रिंकी दीदी को इतनी देर कैसे लग रही है। तुम ना यहीं रुको, मैं उन्हें देख कर आती हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। लेकिन मैं यहाँ अकेले जंगल में नहीं चिंकी दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुमसे एक बार कह दिया ना, यहीं रहो। मैं देख कर आती हूँ कि दीदी कहाँ है। जब मैं आऊंगी तब हम तीनों साथ में जन्मदिन की पार्टी में चलेंगे। बेचारी पिंकी को जंगल में अकेले खड़े हुए बहुत डर लग रहा था। उसे वहां खड़े खड़े सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी दोनों बहनें वापस नहीं आती। उधर रिंकी और चिंकी पिंकी को जंगल में अकेला छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। दीदी, हम पिंकी को जंगल में अकेला छोड़ तो आए हैं, लेकिन अगर पिताजी ने पूछा तो हम उन्हें क्या बताएंगे? तू चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है। हम पिताजी से कह देंगे कि पिंकी अपनी सहेली के लिए तोहफा लेने गई थी और वहाँ से वापस ही नहीं आई। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं मिली ही नहीं। सुबह से शाम तक जंगल में खड़े खड़े पिंकी डरने लगी थी। अचानक उसने देखा कि उसकी तरफ एक भूतिया सी चिड़िया आ रही है। उसके सिर पे 2 सींग हैं और उसकी आंखें बहुत लाल हैं। आज तो मैं ताजा ताजा मांस खाऊंगी। आज तो कोई नया पक्षी आया है मेरे जाल में। हे भगवान, सब लोग सही कहते थे कि ये जंगल भूतिया है। अब तो मैं अकेली यहाँ पे फंसी हुई हूँ। अब मैं क्या करूँ? तभी वहां एकदम से तेज रोशनी आती है और पिंकी उसी दिशा की तरफ चल पड़ती है। उस रोशनी के पीछे एक अलग तरीके की दुनिया होती है। वहां पर रंग बिरंगे फूल, चमकदार रोशनी और अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। वहाँ बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे थे, लेकिन उनमें से एक पेड़ बहुत ही जादुई था। उस पर बहुत ही मीठे मीठे फल लगे हुए थे और साथ में बहुत सुंदर फूल भी उगे हुए थे। उस पेड़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी तितलियां भी मंडरा रही होती हैं। उस विशाल पेड़ के बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत नदी भी होती है, जिसमें बहुत सुंदर कमल के फूल उगे हुए होते हैं। ये सब देखकर पिंकी हैरान हो जाती है। अरे ये कहाँ आ गई मैं? जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये सोचकर पिंकी वहीं नदी के बराबर में बैठ जाती है। अचानक से पिंकी को प्यास लगती है। जैसे ही पिंकी नदी के पानी को पीती है, वैसे ही जंगल से एक आवाज आती है। जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है पिंकी। पिंकी ये आवाज सुनकर चौंक जाती है। कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। कौन है वहाँ? यहाँ तुम्हारे सामने पिंकी, मैं जादुई पेड़ हूँ। जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है पिंकी।
ये बहुत ही अनोखी दुनिया है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ वो आ सकता है जिसका दिल पवित्र हो, जिसका मन साफ हो। ओह, तो आप हैं जादुई पेड़। आप तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मुझे मेरे घर जाना है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बहनें धोखे से तुम्हें जंगल में छोड़ गई थी, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर आना तो लोगों के बस में होता है, लेकिन यहाँ से जाना भी एक संयोग की बात है। जब तक यहाँ कोई तुम्हारी ही तरह साफ दिल का पक्षी आकर मेरी जादुई नदी से पानी नहीं पिएगा, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ करना पिंकी, मगर जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। कोई और चीज अगर तुम्हें चाहिए तो मांगो। तो मुझे बहुत भूख लगी है। जादुई पेड़, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? तभी वहाँ जादू से एकदम खाने की थाली प्रकट हो जाती है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन थे। ऐसे करते करते जादुई जंगल में पिंकी को कई दिन बीत जाते हैं। अब उसे अपने घर और पिताजी की याद सताने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहनें उसे इस तरह जंगल में अकेला छोड़कर चली गईं। पिंकी एक दिन ऐसे ही जादुई पेड़ के नीचे बैठी हुई अपने पिताजी को याद कर रही थी कि अचानक उसके ऊपर फूल की कुछ पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। अचानक उन पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी एक सुंदर तितली बनके उड़ जाती है। पिंकी उसे हैरानी से देखती है और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही प्यारी तितली हो। अरे कहाँ जा रही हो? रुको मेरे साथ, रुको रुको मेरे लिए। वो तितली उड़ते उड़ते वहां आती है जहां पर सुंदर वन का राजकुमार था। वो भी इस जंगल में फंस गया था। तितली का पीछा करते करते पिंकी भी वहां आ जाती है। अरे आप कौन हैं? मैं तो इस जंगल में जब से आई हूँ, मुझे तब से यहाँ पर मेरे सिवा और कोई नहीं दिखा। मैं सुंदर वन का राजकुमार शानू चिड़ा हूँ। मैं यहाँ गलती से आ गया। मैं तो अपने राज्य की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे जंगल में एक चमकदार रोशनी दिखी। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया और यहाँ फंस गया। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम जानती हो यहाँ आसपास कहीं पानी मिल सकता है क्या पीने के लिए? हाँ हाँ, यही बराबर में एक नदी है। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। उसका पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। चलो। पिंकी राजकुमार को जादुई नदी पर ले जाती है। राजकुमार जी भर के पानी पीता है और एकदम से तृप्त हो जाता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है। जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। मैं जादुई पेड़ हूँ। पिंकी राजकुमार को जादुई पेड़ के पास ले जाती है। मेरी नगरी में तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। याद है पिंकी, मैंने तुमसे कहा था जब एक साफ दिल वाला पक्षी आके मेरी जादुई नदी से पानी पिएगा, तभी वो तुम्हें इस जंगल से बाहर लेकर जा पाएगा। ये राजकुमार का बहुत साफ है और अब तुम दोनों इस जंगल से बाहर जा सकते हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। घर वापस जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी पिंकी, लेकिन याद रहे जंगल से बाहर जाने के बाद तुम यहाँ का जिक्र किसी से मत करना। ये जादुई नगरी है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। ठीक है जादुई पेड़, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और एक बार तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उधर पिंकी के लिए उसके घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। सबसे ज्यादा दुख उसके पिता को ही होता है। अचानक पिंकी राजकुमार के साथ वहां आ पहुंचती है। अरे अरे पिंकी बेटा, तुम? हाँ पिताजी, मैं घर वापस आ गई। अरे तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम तीनों तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। ऐसे भला अपनी बहनों से कोई 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 दूर जाता है क्या? इस तरीके से घर से कैसे चली गई बेटा तुम? पिंकी की बहनें डर गईं। उन्हें लगा कि शायद पिंकी अब उनके बारे में पिताजी को सच बता देगी।
नहीं पिताजी, वो तो मैं जंगल में भटक गई थी और कई दिनों तक रास्ता खोजने के बाद भी मुझे रास्ता नहीं मिला। लेकिन ये सुंदर वन के राजकुमार मुझे यहाँ आपके पास ले आए। आपका बहुत बहुत आभार राजकुमार, जो आपने मेरी बेटी की रक्षा करी और आप उसे सही सलामत घर ले आए। राजकुमार को पिताजी के पास छोड़कर तीनों बहनें घर आ जाती हैं। हमें माफ कर दो पिंकी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। अगर तुम्हें वो राजकुमार नहीं मिलता तो न जाने कौन सा अनर्थ हो जाता। हमने तुमसे जलन के कारण तुम्हारे साथ बहुत गलत करा और तुमने तो पिताजी से हमारी शिकायत भी नहीं करी। कोई बात नहीं दीदी, मैं जानती हूँ आप दोनों दिल की बुरी नहीं हैं। आप दोनों भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि पिताजी प्यार करते हैं। ओ हमारी प्यारी बहन पिंकी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ राजकुमार, जरूर कहिए। मैं पिंकी के साथ शादी करना चाहता हूँ। पिंकी बहुत ही दिल की साफ और एक नेक लड़की है। अगर ऐसी लड़की हमारे जंगल में हमारे साथ राजकुमारी बन के चलेगी तो हमारे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। अरे अरे राजकुमार, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो पिंकी का सौभाग्य है जिसे आपके जैसे राजघरानी का रिश्ता मिला है। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक शुभ मुहूर्त देख के राजकुमार और पिंकी की शादी हो जाती है। फिर पिंकी खुशी खुशी राजकुमार के साथ उसके जंगल में राज करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम सच्चे दिल से और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चिंकी, लगता है हमारे दर्शकों को हमारी कहानी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तो वो हमें कमेंट करके नहीं बताते कि उन्हें हमारी कहानी कैसी लगी। हाँ दीदी, चलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी उन्हें कैसी लगी। हाँ, प्लीज़ हमारे प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। एक समय की बात है, रीमा चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी कि तभी उसके बच्चे आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, क्या मैं और भैया नदी किनारे खेलने के लिए जाएं? हमारे सारे दोस्त वहीं खेलने जा रहे हैं और वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। हम वहाँ खेलने जाएं क्या माँ? अच्छा, तो आज तुम दोनों का पिकनिक पे जाने का मन है। ठीक है, चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना। वो नदी हमारे लिए बहुत पवित्र है और हमारे जंगल की सुख शांति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम और तुम्हारे दोस्त उस नदी को बिल्कुल भी गंदा मत करना और ना ही नदी में रहने वाले किसी भी जीव को तंग करना। वो हमारे मित्र हैं और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। मित्र होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम दोनों मेरी बात को ध्यान रखना। साफ सफाई तो ठीक है, पर हमारे जंगल की सुख शांति के लिए वो नदी कैसे जिम्मेदार है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। बताओ ना माँ, ऐसा क्यों है कि वो नदी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। हम लोग पहले इस घर में नहीं रहा करते थे। हम उसी नदी के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करते थे। तब तक तुम दोनों का जन्म नहीं हुआ था। जंगल के सभी जीव वहाँ पर खुशी खुशी पानी पीने आते थे और वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था। पर धीरे धीरे लोगों ने उस नदी के अंदर कचरा डालना शुरू कर दिया। मैं अपने घोंसले में बैठे बैठे ये सारी चीज़ें देखा करती थी और देखते ही देखते वो नदी एकदम से बहुत ज़्यादा कूड़े से भर गई। अब तो उसके अंदर शीतल जल भी नहीं था। हे भगवान, इन लोगों ने इस नदी का क्या हाल बना दिया है। ये तो बहुत ही गंदी हो गई है और इसके अंदर तो इतना कूड़ा जमा हो गया। मुझे राजा से बात करनी चाहिए। अकेले तो मैं इसे साफ नहीं कर पाऊंगी, शायद वो ही मेरी मदद कर पाए इसमें।
राजा को मेरा विचार बहुत पसंद आया और उसने मेरी खूब प्रशंसा करी। उसके बाद उन्होंने उस नदी को पूर्णतः साफ करवा दिया। हम सभी पक्षी बैठ के राजा के काम की सराहना कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ उस नदी में से एक जलपरी प्रकट हो जाती है। मधुबन जंगल के पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जलपरी हूँ जो इसी नदी के अंदर रहती हूँ। कुछ पक्षियों ने इस नदी के अंदर बहुत गंदगी डाली हुई थी, जिससे मेरा और बाकी जल जीवन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। हमें रहने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन तुम लोगों की सूझबूझ और एक अच्छी नीयत की वजह से आज ये नदी पूर्णतः साफ हो गई है। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ और मैं इस जंगल को एक वरदान देती हूँ, जिस वरदान के तहत आप लोगों को कभी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। जंगल में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। मेरे आशीर्वाद से आप लोग अपना जीवन सुखपूर्ण बिताएंगे। हमारे आसपास का वातावरण हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे घर के अंदर का। इसलिए जलपरी ने हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमने अपने साथ साथ अपने आसपास की साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया। और जैसे हम आकाश में रहते हैं, उसी तरह बहुत सारे जीव पानी में भी रहते हैं। उनकी सुरक्षा का भी हम लोगों ने ख्याल किया। माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा काम करा। इससे तो जंगल की सफाई भी हो गई और हमें पीने के लिए साफ पानी भी मिलने लगा। और जलपरी ने तो हमें आशीर्वाद भी दे दिया। माँ, आप बहुत अच्छी हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया। हम आपकी बात याद रखेंगे और हम बिल्कुल भी पानी को गंदा नहीं करेंगे। हम बस चुपचाप वहाँ पर खेलेंगे, मौसम का मजा लेंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। अपनी माँ से इजाज़त लेकर पिंकी कालू कौवे के घर पहुँचती है और अपने सभी दोस्तों के साथ कालू कौवे को भी खेलने के लिए चलने के लिए बोलती है। लेकिन तभी कालू कौवे की माँ वहाँ पर आ जाती है। नहीं नहीं, कालू तुम लोगों के साथ घूमने नहीं जा सकता। हमने नया कारोबार शुरू करा है, उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं। उस कारोबार को चलाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत है। कालू को मैं नहीं भेज सकती खेलने। फिर पिंकी अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे आकर खेलने लगती है और उस नदी की महत्वता और जो कहानी माँ ने बताई थी सबको बताती है। नदी किनारे खेलना सब दोस्तों को बहुत पसंद आ रहा था। ये क्रम रोज चलता रहा। वो रोज कालू के पास जाते और उसे नदी पे खेलने के लिए कहते, लेकिन कालू मना कर देता और वो लोग अकेले ही नदी पर खेलने चले जाते। वो लोग इस बार भी कालू के बिना ही खेलने आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान दिया कि नदी पे कुछ गंदगी तैर रही है। और पिछले दिन जब वो आए थे तब तो नदी बिल्कुल साफ थी। उन्होंने एक दूसरे से इस बारे में चर्चा करी। अरे ये क्या, कल तक तो ये नदी बिल्कुल साफ थी, आज इसमें ये कचरा कैसे पड़ा है? हाँ भैया, आज तो नदी गंदी है, लेकिन कल तो ये बिल्कुल साफ थी। आज ये गंदी कैसे हो गई? माँ ने तो कहा था कि पूरे जंगल में सब लोग इसे साफ रखते हैं, फिर आज इसके अंदर ये कूड़ा कैसे पड़ा हुआ है? अगले सुबह फिर पिंकी और उसके भाई नदी की ओर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। हे भगवान भैया, ये तो कल से भी ज्यादा कूड़ा है। किसी ने इस नदी को फिर से गंदा कर दिया। माँ ने बताया था कि कितनी मेहनत से उन्होंने इसको साफ करने की कोशिश करी थी। तुम ठीक कहती हो पिंकी, इसका मतलब जंगल में कोई है जो रोज यहाँ पर आकर कूड़ा डाल रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें इसका पता लगाना चाहिए और उसे पकड़ के राजा के पास ले जाना चाहिए। आखिर माँ ने बताया था कि इस नदी की वजह से ही जंगल के अंदर सुख और समृद्धि है। इसी के अंदर तो वो जलपरी रहती है ना। अब पिंकी और उसके भाई ने ये तय कर लिया था कि नदी में कूड़ा डालने वाले को वो लोग पकड़ कर ही रहेंगे। वहाँ जलपरी भी नदी के ऊपर फैल रहे प्रदूषण से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। वो भी बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि फिर से जंगल वालों ने उनकी और उनके जनजीवन की चिंता करनी छोड़ दी। वो सारी मछलियों के साथ इसके बारे में बात करती और बहुत परेशान रहती।
उधर पिंकी और उसके भाई ने तय कर रखा था कि वो नदी में कूड़े डालने वाले को पकड़ के रहेंगे। वो चुपचाप एक पेड़ के ऊपर बैठकर देखते हैं कि कौन रात में आकर नदी के अंदर कूड़ा डालकर चला जाता है। तभी अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि कालू कौवा अपनी माँ के साथ चुपचाप वहाँ पर कुछ थैले में लेकर आया है और उसे वो नदी के अंदर डाल रहा है। ये देखकर पिंकी और उसका भाई हैरान रह जाते हैं। वो दोनों कालू और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें राजा के पास ले जाते हैं। कालू और तुम दोनों ने ये काम ठीक नहीं किया। व्यापार करना एक अच्छी बात है, अपनी तरक्की हर कोई चाहता है, लेकिन तरक्की के नाम पे अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। याद रखो कि जल ही जीवन है। अगर जल है और हमारे आसपास का वातावरण सुरक्षित और शुद्ध है तभी हम लोग रह सकते हैं, वरना हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाके नदी को साफ करो। साथ ही पिंकी और शानू, तुम दोनों भी इनाम और बधाई के पात्र हो, क्योंकि तुम्हारी जागरूकता की वजह से ही हम फिर से नदी को साफ रखने के लिए कामयाब हो पाए हैं। राजा के आदेश पे नदी को फिर से साफ कर दिया जाता है। साफ हुई नदी को देख जलपरी फिर से वहां आती है और उन सभी जंगलवासियों का धन्यवाद करती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से फिर से ये नदी रहने लायक हो गई है। इस जंगल की यही तो खासियत है कि यहाँ अच्छाई कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। पहले रिंकी और शानू की माँ ने मेरा ध्यान रखा था और आज उसी के बच्चों ने फिर से इस नदी को साफ करवा दिया। मैं आप लोगों को फिर से यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोगों के जंगल से सुख और समृद्धि कभी नहीं जाएगी। और आप लोगों से सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वो भी हमारे साथ हमें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करता रहेगा, जैसे जल, वायु और अनगिनत फल फूल। आशा है आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोग भी पर्यावरण को साफ रखने की आज से पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।